नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल हाले हलचल। दोनों ही प्रदेशों में राजनीति इन दिनों उफान पर है। आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी ताल ठोक रही हैं। हालांकि दोनों ही प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का उतना वजूद नहीं रहा है। बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और सीपीआई-एम ऐसी जो अन्य पार्टियां हैं, वे अपनी ताल ठोकती रही हैं। उनके प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में उतरते रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से लगे क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जोर रहा है। लेकिन इस 1 साल में आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व बढ़ाया है। हम बात करते हैं क्षेत्रीय दलों की, इन चुनावों में क्या स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से एक बार फिर क्षेत्रीय दलों और उनके प्रभाव पर बहस छिड़ गई है। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति में छोटे या क्षेत्रीय दलों का उतना प्रभाव बाकी नहीं बचा है, जितना किसी समय हुआ करता था। ऐसे में आम आदमी पार्टी चुनावी समर में कूदने से क्षेत्रीय दलों के प्रभाव और उनकी प्रासंगिकता को लेकर चर्चा होने लगी है। अब तक जितने क्षेत्रीय दल मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उनका प्रभाव अलग-अलग इलाकों तक सीमित रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में रहा, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो बीते लगभग 1 से डेढ़ दशक से सामने आई है, उसका दखल केवल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रहा है। हालांकि क्षेत्रीय कुछ और भी दल हैं जो कुछ चुनाव के दौरान कुछ सीटों पर अपनी किस्मत आजमाते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस और भाजपा के बाद आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की पूरी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने की घोषणा की है। यही नहीं, उसने 10 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। वर्ष 2018 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। हालांकि इस दौरान उसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दिल्ली के बाद पंजाब में उसकी सरकार बनी और अन्य प्रदेशों में भी उसने राष्ट्रीय दल बनाने की फेर में प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने इस संदर्भ में जो मीडिया से रूबरू होकर चर्चा की, उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं था और वो मध्य भारत की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में संगठन को मजबूत करने पर ही फोकस रखा था, इसका हमें फ़ायदा भी हुआ है। नगरीय निकाय चुनावों में 52 कार्यकर्ता जीत कर आए हैं आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश में, जबकि 278 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने दूसरा स्थान हासिल किया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी इनका वोट प्रतिशत जो था 6.8 था। धीरे-धीरे आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी ज़मीन तलाशती नज़र आ रही है। 1990 के दशक की हम बात करें तो तब से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला रहा है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के या फिर नगरीय निकाय या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। हालांकि इन पंचायत चुनावों में सीधे सिंबल प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन अधिकृत प्रत्याशी तो घोषित किए जाते ही रहे हैं। क्षेत्रीय दलों की झोली में अब तक 5 या 6 सीटें ऐसी आती रही हैं। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी एकाध सीटों पर प्रभावशाली रहे हैं। हालांकि इन क्षेत्रीय दलों ने बड़ी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने से पहले या फिर बाद में तालमेल तो कर ही लिया था। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। अपना चुनावी प्रचार मार्च महीने में भी इसने शुरू कर दिया था, जब पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में सभा की और घोषणा की कि मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो वे मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य देकर दिल्ली वाला मॉडल जो है मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। पिछले महीनों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जो क्षुब्ध नेता थे, जिन्हें टिकट नहीं मिली थी, किसी बात को लेकर नाराज थे, उन्हें लगातार अपनी सदस्यता दी है और लगातार उसका उद्देश्य जब तक टिकट वितरण हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं पर रहा है।
जो टिकट के दावेदार हैं ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे आम आदमी पार्टी इस बार कितना प्रभाव बनाने में कामयाब होती है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही परेशानी बढ़ा दी है। थोड़ा बहुत तो वोट प्रतिशत उसका इन चुनावों में भी बढ़ने की उम्मीद है। यह भी माना जाता है कि आम आदमी पार्टी चुनावी समर में कूदी जरूर है, लेकिन किसी बड़े मुद्दे को लेकर उसने सड़कों पर अभी तक बीते वर्षों के दौरान कोई आंदोलन नहीं किया, इसलिए लोगों के बीच उसकी अभी तक इतनी पैठ नहीं बन पाई है। बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग की कुछ एक सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का असर लंबे अरसे से रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के दोनों दल राजनीतिक असर जो उनका यहाँ वहाँ कम होते जा रहा है। लेकिन यहाँ से जो सटे हुए जिले हैं, मध्य प्रदेश से सटे हुए जिले हैं, बिजावर सीट से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला ने पिछले बार ही भाजपा का दामन थाम लिया था। बहुजन समाज पार्टी के एक और विधायक संजीव कुशवाहा भी भाजपा में शामिल हो गए थे, जिस कारण इन दोनों दलों की साख को धक्का भी लगा था। इनके वोट बैंक पर भी असर पड़ा था। वर्ष 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 5.11% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को इससे कहीं अधिक 6.26% वोट मिले थे। वहीं आम आदमी पार्टी इनसे काफ़ी पीछे थी, दूर थी, 0.78% वोट ही इसने मिले थे आम आदमी पार्टी को। लेकिन इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी बीते कई दशकों से मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दखल रखते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की अभी यहाँ शुरुआत थी। खासकर बीते चुनावों की बात करें तो क्षेत्रीय दलों की अगर बात होती है तो बसपा और सपा का राजनीतिक आधार उत्तर प्रदेश ही रहा है। जिस तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रभाव क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र तक सीमित है और ममता की पार्टी का जो आधार है वो पश्चिम बंगाल तक सीमित है, इसी तरह ये दोनों पार्टियां जो हैं बसपा और सपा ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह जाती हैं। लेकिन क्षेत्रीय दल का उदय विशुद्ध रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में जो हुआ है, खासकर मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय दल जिसे माना जाए वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के राजनीतिक उतार चढ़ाव में कई बार टूटी, उसके अलग अलग धड़े बने, लेकिन लगातार उसकी संख्या बढ़ती रह गई। मध्य प्रदेश में बीते सप्ताह ही उमरिया में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सतह पर लाकर रख दिया। आदिवासियों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने वाले इस संगठन के नेताओं का आरोप है कि दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने उनके बीच में फूट डालने का काम किया है। इस पार्टी का गठन अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ था। संगठन ने बस्तर और मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लोगों के अधिकारों के संघर्ष के लिए लड़ना शुरू किया था और धीरे धीरे उन क्षेत्रों में इनकी पैठ बढ़ने लगी। देखते ही देखते पार्टी के अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम उभर कर सामने आए थे। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने चुनाव लड़ा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वर्ष 2002 के चुनावों में अपने 8 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में भी खड़े किए थे। वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 61 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, जिसमें से 3 विधानसभा तक भी पहुंचे थे। 2004 में हुए लोकसभा चुनावों में उसने मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इस पार्टी के कई टुकड़े हो गए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हाल तक जुड़े गुलजार सिंह मरकाम ने भी अब एक अलग पार्टी बना ली है, क्रांति जनशक्ति पार्टी के नाम से। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के और भी धड़े हुए अलग हुए। राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का भी गठन हुआ, फिर अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी भी बनी, फिर गोंडवाना मुक्ति सेना का गठन हुआ। कुल मिलाकर लगातार ये पार्टी टूटती रही, बिखरती रही, लेकिन गोंडवाना नाम जो था वो हर पार्टी से साथ जुड़ा रहा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर इस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि दोनों दलों के बड़े नेता ने हर दांव अपनाया ताकि भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश में आदिवासियों की अपनी कोई पार्टी न बने और पार्टी की फूट का ठीकरा भाजपा और कांग्रेस पर गोंडवाना के नेता समय समय पर फोड़ते भी रहे हैं। उनका कहना यह भी रहा है कि प्रलोभन देकर या मुकदमे लादकर आदिवासी नेताओं को कमजोर किया गया। आदिवासियों की अपनी आवाज़ हमेशा कुचली जाती रही है। न कांग्रेस ने आदिवासी नेतृत्व को परखने दिया और न ही भारतीय जनता पार्टी ने। यही वजह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कई बार टूटी और इस बार भी नई पार्टी का गठन हुआ है। एक और नाम सामने आया है, आपको बता दें कि जय आदिवासी युवा शक्ति राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि आदिवासी इलाकों में इसका खासा प्रभाव है।
वर्ष 2013 के गठन के बाद से ही संगठन ने सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के बीच काम करना शुरू किया और वर्ष 2018 में पहली बार इसने धार जिले के मनावर से कांग्रेस के आदिवासी नेता हीरालाल अलाव को समर्थन देने की घोषणा की। अलाव की जीत हुई। इस बार संगठन ने कुछ सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों को उतारने का संकेत देकर 24 सितंबर को सागर जिले में अपनी महापंचायत भी बैठाई थी। संगठन के प्रमुख कर्ता धर्ता में से एक नितेश अलाव मीडिया से रूबरू होकर अपना बयान दर्ज कराते हुए कहते हैं कि पिछले विधानसभा के चुनावों में उनके संगठन के समर्थन की वजह से कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 पर जीत दर्ज की थी। 2013 के विधानसभा के चुनाव में इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली थी और 18 के चुनाव में कांग्रेस को इसमें सफलता मिली थी। वो ये भी कहते हैं कि 47 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन आदिवासियों का वोट 80 सीटों पर उम्मीदवारों की हार जीत तय करता है। कई ऐसे अनारक्षित सीटें हैं जहां आदिवासियों की बड़ी तादाद है, लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय दल जो है आदिवासियों को टिकट देने से कतराते हैं। इसका कारण है मजबूत आदिवासी नेतृत्व का न होना। लेकिन इस बार हमारे संगठन ने आदिवासियों के बीच जाकर उन्हें गोलबंद करने का काम किया है। अब हम राजनीतिक दलों से मांग कर रहे हैं कि वे आदिवासियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दें, अन्यथा ऐसी स्थिति में वे खुद भी खड़े हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे पहली विधानसभा में 337 विधायक थे। ये अंतरिम विधानसभा थी जिसका गठन 1956 में 4 राज्यों को मिलाकर हुआ था। इसमें पुराने मध्य प्रदेश की 148 विधानसभा की सीटें, मध्य भारत की 99, भोपाल स्टेट की 30 और पुराने विंध्य प्रदेश की 60 सीटों का विलय करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। अंतरिम विधानसभा में कांग्रेस की 258 सीटें थीं, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के 16 विधायक थे। निर्दलीय विधायक की संख्या 28 थी। हिंदू महासभा के 12, राम राज्य परिषद के 7 और जनसंघ के 6 विधायक थे। इस विधानसभा में किसान, मजदूर, प्रजा पार्टी के 10 विधायक भी थे, यानी 63 विधायक या तो क्षेत्रीय दलों से थे या फिर निर्दलीय से। कहने का मतलब ये कि क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा रहा है। दखल उनका रहा ही रहा है, भली विधानसभा में कम सदस्य पहुंचे या ज्यादा सदस्य पहुंचे। एक दौर था जब सोशलिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का मध्य प्रदेश के कई इलाकों में खासा प्रभाव हुआ करता था। इसके अलावा हिंदू महासभा और बाद में जनसंघ ने भी राजनीतिक रूप से अपनी पैठ बनाई थी, लेकिन फिर इनका आधार जो है धीरे धीरे सिमटता चला गया। लोहियावादियों और समाजवादियों का भी कभी अच्छा प्रभाव हुआ करता था, लेकिन 90 के दशक या फिर 80 के दशक में इनका प्रभाव कम हो गया। एक समय आया जब क्षेत्रीय दलों का आधार 1 या 2 सीटों पर ही रह गया। अब किसी तीसरे राजनीतिक मोर्चे के लिए मध्य प्रदेश में कोई गुंजाइश फिलहाल तो नजर नहीं आती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह की राजनीति की कि क्षेत्रीय दल बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए। इस संदर्भ में राजनीति के विशेषज्ञ जो हैं उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की सीमा 6 राज्यों से लगी हुई है, इसलिए उन राज्यों की राजनीति का कुछ न कुछ असर इन क्षेत्रों में भी रहता है, पड़ोसी जिलों में भी रहता है। लेकिन उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति है, जहां 2 दलों के बीच ही लड़ाई हो रही है। जाहिर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर चर्चा की जाए तो तीनों में ही सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहती है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल जैसे बसपा, सपा के अलावा महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से टिकट चुनाव लड़ने वाले अमूमन वे लोग होते हैं जिन्हें कांग्रेस या भाजपा टिकट नहीं देती या असंतुष्ट रहते हैं। हालांकि इन दोनों का जो असर रहता है उतना नहीं रहता है। इन क्षेत्रीय दलों का वोट प्रतिशत जरूर शुरू से ही रहा है, हालांकि इसमें जो नेता रहते हैं, असंतुष्ट नेता रहते हैं, कुछ उनका जनाधार रहता है और कुछ जो है तो पार्टियों के जो खुद के वोट हैं, खासकर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनके वोट प्रतिशत जो हैं उसको आधार माना जाता है।